नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वह है आपकी स्क्रीन पर। और पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में विश्व परिवार चिकित्सक दिवस जो है वह विश्व परिवार चिकित्सक दिवस वह कब मनाया गया है। यह जो है प्रश्न है और यह मनाया गया है 19 मई को। 19 मई को मनाया गया है। आइए बात करते हैं इस खबर की। तो हर वर्ष 19 मई को विश्व भर में स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में फैमिली डॉक्टर्स की भूमिका और योगदान को रेखांकित करने के लिए विश्व परिवार चिकित्सक दिवस वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह जो है इसके खबर की बात है। और बात करते हैं इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है, तो मनाने की शुरुआत की बात करें तो WONC द्वारा इस जो दिवस को मनाने की शुरुआत है वह 2010 में की गई थी। यह आपको याद में रखना है। और इस वर्ष की जो थीम है, इस वर्ष के थीम की बात की जाए कि यह जो दिवस है इस वर्ष इसकी क्या थीम रखी गई है, तो इसकी थीम है बदलती हुई दुनिया में मानसिक लचीलापन बनाना है। बदलती दुनिया में मानसिक लचीलापन बनाना है। यह इसका थीम है और यह आपको याद रखना है। मानसिक लचीलापन बनाना है, ये इसकी थीम है। और यह थीम पूछी जा सकती है और आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में है कि हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का जो पहला संस्करण है वह कहां पर आयोजित किया गया है। तो हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है वह आयोजित किया गया है दीव में। बात करते खबर की। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स KIBG का पहला संस्करण 19 से 25 मई तक दीव में आयोजित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? दीव में इसका आयोजन किया जाएगा। और यह जो है यह पहला संस्करण है। इस खेल को पहली बार आयोजित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं। यह प्रतियोगिता स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में हो रही है। यानी कि इस प्रतियोगिता की जो मेजबानी है या जो देखरेख है वह कौन कर रहा है? वह कर रहा है SAI, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। जिसमें कुल 6 खेलों को शामिल किया गया। कितने खेलों को शामिल किया गया? 6। आपको याद रखना है कि इसमें कुल 6 खेलों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। और अगला करंट अफेयर का प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां ऑपरेशन ओलिविया अभियान जो है वह किया है। तो यह जो अभियान है यह चलाया गया है ओडिशा में। ओडिशा आपको याद रखना है। बात करते हैं इस खबर के बारे में। तो ऑपरेशन ओलिविया जो है वह चलाया गया है भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा आयोजित एक वार्षिक अभियान है। इसका अर्थ यह है कि यह जो अभियान है यह हर वर्ष चलाया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। और ओडिशा के तट पर ऑलिव रिडले नाम के समुद्री कछुए जो होते हैं, ऑलिव रिडले, ये आपको याद रखना है, समुद्री कछुओं की सुरक्षा के लिए चलाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है इन कछुओं को सुरक्षित रूप से अंडे देने और उनके आवास की रक्षा करना है, जो कि विलुप्त होने की कगार पर है। यानी कि ऑलिव रिडले जो कछुए हैं उनकी आवास को सुरक्षित करने का जो काम है वह किसके द्वारा किया जाता है? हमारे जो तटरक्षक बल है उसके द्वारा किया जाता है, ताकि ये आसानी से अपने अंडे दे सकें। बात करते हैं इस खबर के बारे में। तो जो ऑलिव रिडले कछुए जो होते हैं, ऑलिव रिडले कछुए के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑलिव रिडले कछुए जो हैं ये जो होते हैं ये विश्व के दूसरे सबसे छोटे कछुए होते हैं। दूसरे सबसे छोटे कछुए होते हैं, सबसे छोटे कछुए होते हैं। ये इनकी विशेषता है। साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो कछुए हैं ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के हैं। कहाँ से हैं? प्रशांत महासागर के क्षेत्र के हैं, महासागरीय क्षेत्र से होते हैं। और ये ठंड के दिनों में कहाँ पर आते हैं? भारतीय तट पर आते हैं, भारतीय तटों पर आते हैं। ठंड के जाड़े के दिनों में ये यात्रा करते हैं। कहाँ से? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से जाड़े के दिनों पर यात्रा करते हैं। और कहाँ पर पहुँचते हैं? ओडिशा के तट पर पहुँचते हैं। और ओडिशा का एक तट है जिसका नाम है
गाहिर माथा, उड़ीसा का एक तट है गाहिर माथा, और इस गाहिर माथा तट पर पहुंचते हैं ये कछुए। और ये जो गाहिर माथा नाम का जो तट है, यह हिस्सा है भीतरकणिका वन्य अभ्यारण्य का। भीतरकणिका वन्य अभ्यारण्य है, ये आपको याद रखना कि भीतरकणिका वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह उड़ीसा पर स्थित है, और इसी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत यह जो तट है वह आता है। कौन सा तट? गाहिर माथा तट। इसी गाहिर माथा तट पर ये समुद्री रिडले कछुए जो हैं, है ना, ऑलिव रिडले, ये आते हैं और यहाँ पर अपना अंडा देते हैं। और ये ऑलिव रिडले कछुए की जो मादा होती हैं, ये एक साथ सफ़र करती हैं और एक साथ ही एक ही तट पर सारे अंडे देती हैं। ये इनका प्रमुख जो है विशेषता है। और बात की जाए उड़ीसा की, तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा की जो राजधानी है, राजधानी की बात की जाए तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ये आपको याद रखना है कि उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, है ना। और यहाँ के सीएम की बात की जाए, अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, और मोहन चरण मांझी जो हैं बीजेपी से यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है उसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए कौन सी पहल की जो है वह शुरुआत की है। तो यह जो पहल है वह है सागर में सम्मान। सागर में सम्मान नाम की जो पहल है वह शुरू की गई है समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए। बात करते हैं खबर की, तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान, याद रखना है सागर में सम्मान SMS का अनावरण किया है। ये आपको याद में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस IIT ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी, याद रखना है मनस्वी मेंटरशिप की शुरुआत की है। तो यह जो शुरुआत की है यह की है IIT दिल्ली के द्वारा। यह आपको याद रखना है। IIT दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के लिए, याद रखेंगे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के लिए, इनमें करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक स्टेम मेंटरशिप पहल मनस्वी का आयोजन किया है। यह आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर के बारे में। तो अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में किसने पहली बार इटालियन ओपन का खिताब जो है वह जीता है। इटालियन ओपन का खिताब तो वह जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज नाम के ये जो खिलाड़ी हैं इन्होंने जीता है इटालियन ओपन का खिताब। कार्लोस अल्कराज जो हैं इन्होंने जानिक सिनर को, याद रखिएगा जानिक सिनर को हराकर पहली बार इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में अल्कराज ने विश्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं सिनर, विश्व नंबर 1 खिलाड़ी को सीधे सेटों में 7-6, 6-1 से मात देकर इस महीने होने वाले फ्रेंच ओपन के लिए दावा ठोक दिया। तो याद रखेंगे ये जो इटालियन ओपन है ये किसका हिस्सा है, यह फ्रेंच ओपन का हिस्सा होता है ना, फ्रेंच ओपन का। और इसी इटालियन ओपन को कार्लोस अल्कराज नाम के ये खिलाड़ी जो हैं इन्होंने जीत लिया है और इन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी सिनर को हरा दिया है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर के बारे में। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यह जो वृद्धि हुई है वह हुई है 17.81% की वृद्धि हुई है। आपको यह याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहाँ 16वीं सदी की बावड़ी का जो है जीर्णोद्धार किया है। तो यह जो बावड़ी है यह स्थित है महरौली में, और महरौली जो आता है वह दिल्ली के क्षेत्र में आता है, दिल्ली के क्षेत्र में स्थित है। और ये जो बावड़ी है इस बावड़ी का जो नाम है वह है राजौन की बावड़ी, है ना। ये जो बावड़ी आपको चित्र में दिख रही है इस बावड़ी का नाम है राजौन की बावड़ी, राजौन की
बावड़ी। और इसी बावड़ी का जो जीर्णोद्धार है वो किसने कराया है? वह कराया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, है ना। और ये जो बावड़ी है यह स्थित है दिल्ली के क्षेत्र में महरौली के पास। और इसका जो जीर्णोद्धार है वो दो प्रमुख संस्थाएं हैं, उन्होंने मिलकर इसका जीर्णोद्धार किया है। और वो जो दो संस्थाएं हैं वह संस्थाएं हैं, एक है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया के नाम से एक संस्था है, और इसके साथ ही प्रसिद्ध एक संस्था है टीसीएस का नाम आप सबने सुना होगा। तो टीसीएस और वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड इंडिया, इन दोनों ही संस्थाओं ने मिलकर ये जो बावड़ी है 16वीं सदी की, इस बावड़ी का जो है जीर्णोद्धार कराया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए खेलो इंडिया के तहत वार्षिक कैलेंडर किसने लॉन्च किया है? खेलो इंडिया के तहत वार्षिक जो कैलेंडर है वह किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। डॉक्टर मनसुख मांडविया की बात की जाए तो ये भारत देश के खेल एवं युवा मंत्री इस समय पर हैं। खेल व युवा मंत्री हैं। तो इनके द्वारा जो है यह शुरुआत की गई है वार्षिक कैलेंडर की। और इस वार्षिक कैलेंडर में यह दिखाया जाता है कि इस वर्ष जो है खेलो इंडिया के तहत कौन कौन से खेल खेले जाने। बात किया जाए खेलो इंडिया की, तो खेलो इंडिया की शुरुआत वर्ष 2017 से 18 में हुई थी, ये आपको याद में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला करंट अफेयर का प्रश्न है कि हाल ही में DPIIT ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता जो किया गया है यह GEAPP के साथ किया गया है। तो हाल ही में DPIIT और DGEAPP के बीच 2 वर्षीय समझौता ज्ञापन MOU साइन हुआ है, जिसके तहत भारत में जलवायु प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, मेंटरशिप, पायलट परियोजनाओं के अवसर और बाजार से जुड़ाव प्रदान किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य भारत के दीर्घकालिक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल करना है। यानी कि भारत का यह लक्ष्य है कि आगे कुछ समय के पश्चात जो जलवायु के क्षेत्र में काम करना, वो यह करना है कि जो नेट जीरो उत्सर्जन होगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे जितने भी जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं गैसें, उनके उत्सर्जन को यानी कि वायु प्रदूषण को कम करने का जो लक्ष्य है, उसके तहत इन दोनों ने मिलकर काम किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि हुई है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो राष्ट्रपति हैं, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, याद रखना, जो बाइडेन के कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि वो प्रोस्टेट के कैंसर से पीड़ित हैं। और बयान में कहा गया है कि बाइडेन को कैंसर घातक ग्रेड 5 का कैंसर है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो बाइडेन साहब हैं, जो बाइडेन साहब बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत है। और ये जो बाइडेन साहब ने 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। राष्ट्रपति का चुनाव जीता था ना, राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। और चुनाव जीतने के बाद ये अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बने थे, 47वें राष्ट्रपति बने थे, है ना। और आपको याद होगा कि इन्होंने किसे हराया था? इन्होंने हराया था डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने हरा दिया था, है ना, जो कि अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो उनको इन्होंने हरा दिया था। और अगर जो बाइडेन की बात की जाए तो जो बाइडेन किस पार्टी से हैं? अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी से, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी से अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप हैं रिपब्लिकन पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से। ये आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है जो आपके काम आ सकती है। तो जो बाइडेन साहब जो हैं उन्हें ग्रेड 5 का जो है प्रोस्टेट कैंसर हो चुका है, ये उनके कार्यालय ने अपने एक बयान में कहा है।
चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है। तो विस्टाडोम जो ट्रेन का जो संचालन है वह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले में, उत्तर प्रदेश का एक जिला है बहराइच, और बहराइच में कार्तिनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उसको पीलीभीत में दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाली विस्टाडोम कोच सेवा की शुरुआत की है ना। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह है हमारा प्यारा नवाबों का शहर लखनऊ। और लखनऊ जो यहाँ की राजधानी है, यहाँ के राज्यपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ये आपको याद रखना है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री के बारे में तो सभी जानते हैं, बुलडोजर बाबा हैं यहाँ के। मुख्यमंत्री की बात की जाए, मुख्यमंत्री की बात तो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए। तो अब बहुत महत्वपूर्ण खबर ये है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है वह आ चुका है, जो जिसका नाम है JN1, और इससे 14,000 जो लोग हैं वह कहाँ पर पीड़ित हुए हैं, वे पीड़ित हुए हैं सिंगापुर में। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो आपको याद रखनी है। और ये जो वेरिएंट है यह भी याद रखना है, इस वेरिएंट का नाम है JN1 वेरिएंट, और इससे 14,000 लोग जो हैं वे प्रभावित हुए हैं। कहाँ पर? सिंगापुर में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान रहा है। और ये जो योगदान रहा है यह 9% का योगदान रहा है। 9% योगदान जो है मत्स्य पालन का भारतीय अर्थव्यवस्था में है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन साहब जो हैं, इन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मत्स्य पालन भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान देता है, जबकि भारतीय जो कृषि है उसका योगदान 4 से 5% का ही है। यानी कि मत्स्य पालन का जो योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में वह भारतीय कृषि से ज़्यादा है। भारतीय कृषि का 4 से 5% योगदान है, जबकि मत्स्य पालन का 9% योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में। यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर की क्लास में इतने ही प्रश्न थे, और आज की करंट अफेयर की क्लास यहीं तक रहती है। जय हिंद, जय भारत।